ये मैट्रिसेस का हमारा फोर्थ वीडियो सेशन है। इस वीडियो सेशन में हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे, केवल डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को, क्योंकि हमें मैट्रिक्स के इन्वर्स में हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए होती है और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो इस वीडियो सेशन में हमको केवल डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, कोफैक्टर और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमारा अगला वीडियो सेशन होगा। उसमें हम डिटर्मिनेंट्स के प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करने से पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है। जैसे मैट्रिसेस का सिंबल होता है, तो मैट्रिसेस का सिंबल में हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। डिटर्मिनेंट के सिंबल में ये लाइन जो हल्की सी घूमी हुई होती है उसको नहीं मोड़ते हैं, सीधी लाइनें खींच देते हैं। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन या डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अंतर क्या है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में, इसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स और इधर मैट्रिसेस। पहला डिफरेंस होता है डिटर्मिनेंट्स इज ऑलवेज स्क्वायर ऑर्डर, means number of row and column are equal. मैट्रिसेस में मैट्रिक्स में बी स्क्वायर ऑर्डर। मैट्रिक्स जो होती है स्क्वायर ऑर्डर की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई निश्चित नहीं है। सेकंड, determinates has a definite value. Matrices has no value. Matrix has no value. जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे तो मैट्रिसेस में कोई वैल्यू नहीं आएगी। थर्ड, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम डिटर्मिनेंट्स में के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे किसी में, तो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम इसको चाहें तो सेकंड कॉलम में डाल सकते हैं, ए डी जी के बी के ई के एच सी एफ ई, या फिर अगर हमारी रिक्वायरमेंट थर्ड रो में है तो थर्ड रो में डाल सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ के जी के एच के ई। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता है अगर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिसेस में क्या होता है, ये सभी में चला जाता है। जैसे के को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में। फोर्थ डिफरेंस होता है टू डिटर्मिनेंट्स कैन नॉट बी added or subtracted by simple addition or subtraction cannot be added or subtracted by simple addition or subtraction of corresponding elements
corresponding elements, but two matrices can be added and subtracted by simple addition and subtraction of corresponding elements. ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस होते हैं, डिफरेंसेस तो और भी हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो हमारे पास ये होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हमको मालूम होनी चाहिए डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में क्या होते हैं। अब आगे हम डिटर्मिनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे कि हम दो डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच, तो इनको हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, ए प्लस ई, बी प्लस एफ, C plus G, D plus H. This cannot be added. But in case of matrices A, B, C, D plus E, F, G, H, these can be added. A plus E, B plus F, C plus G और D plus H. तो मैट्रिसेस में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐड नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रोल प्ले करती है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। नाउ द माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो अब इसमें माइनर क्या होता है, जैसे हमको माइनर ऑफ A1 फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ A1, तो क्या करेंगे, A1 वाले रो और कॉलम को काट देंगे। A1 वाले रो और कॉलम को काट दो, A1 वाला रो और A1 वाला कॉलम क्रॉस कर दो। तो A1 वाले रो और कॉलम को क्रॉस करोगे तो जो बचेगा दैट इज द माइनर ऑफ इसको लिख सकते हैं B2 C3 माइनस B3 C2। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है B2 C3 माइनस B3 C2। अब जब हम लोग जैसे मैट्रिसेस में बताया था उसी टाइप से माइनर ऑफ A1 लिखना है, तो जैसे हमारे पास हमने मैट्रिसेस में बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। मैट्रिसेस का फर्स्ट वीडियो देखना हमारा। जैसे हम लोग लिखते हैं तो मैट्रिसेस में इसको A11 लिखते हैं, इसको A12 लिखते हैं, इसको A13, इसको A21, इसको A22, इसको A23, इसे A31, A32, A31, A33। मतलब क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे पहली रो है तो 1 1 1 पहली रो में चलेगा, सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो आ गई तो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये 3 3 3 थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैट्रिसेस के पहले वीडियो में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग माइनर लिखते हैं तो A1 का माइनर लिखेंगे तो इसको M11 लिख दिया जाता है, तो ये M11 से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सब वही रहेगा। इसको M11 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे हमको कोई और माइनर निकालना है, मान लो कि अब माइनर हमको फाइंड आउट करना है, किसी और का एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, दोबारा से डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें काटने में हमको आसानी पड़ेगी। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब मान लो हमको माइनर ऑफ B2 फाइंड आउट करना है, तो माइनर ऑफ B2 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, B2 वाले रो कॉलम को हटा देंगे,
B2 वाले रो और कॉलम को काट दिया। तो अब माइनर ऑफ B2, तो माइनर ऑफ B2 कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ A1 C1 A3 C3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1 C3 माइनस A3 C1। अब इसको क्या लिख देंगे, ये हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो दिस कैन बी रिटन एज M22, इसको लिख देंगे M22। तो ऐसे ही हमको किसी का भी माइनर लिखना हो तो माइनर लिखने के लिए उस वाले एलिमेंट के रो कॉलम को कट कर देंगे और जिस पोजीशन पे है वही उसका सिंबल लिख देंगे। माइनर को कैपिटल M से लिखते हैं और जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। पहला जो सबस्क्रिप्ट का पहला एलिमेंट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सबस्क्रिप्ट का जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी में एग्जांपल तुमको और लेके बता रहे हैं, जैसे कि अब हमको माइनर ऑफ, फिर से वही डिटरमिनेंट्स को फिर से बना रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मान लो हमको B2 का माइनर लिखना है और B3 का माइनर लिखना है, तो B3 का माइनर लिखने के लिए B3 वाले रो कॉलम को हटा दो। अब B3 का माइनर लिखना है तो B3 वाले रो कॉलम को हटा दो, B3 वाले रो कॉलम को हटा दिया यहाँ से। तो माइनर ऑफ B3, माइनर ऑफ B3 कितना हो जाएगा, A1 C1 A2 C2, दिस बिकम A1 C2 माइनस A2 C1। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ये एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो थर्ड रो सेकंड एलिमेंट M32। तो ये लिखने का तरीका होता है माइनर्स को, कैपिटल M माइनर का सिंबल, सबस्क्रिप्ट का पहला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो M32 हो जाएगा यहाँ B3 का माइनर। तो हम लोग जब बुक में क्वेश्चंस में लिखेंगे या एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो माइनर ऑफ B3 नहीं लिखेंगे, M32 लिखेंगे। M32 का मतलब अपने आप से ही हो गया कि माइनर ऑफ B3 हो गया। अब इसके बाद आता है माइनर के बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है, जो माइनर होता है वही कोफैक्टर लगभग होता है। कोफैक्टर लिखते हैं -1 टू द पावर I प्लस J इंटू माइनर, जहाँ पे I जो है वो रो का नंबर है, रो नंबर, और J जो है वो कॉलम नंबर है। I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे भी मैट्रिक्स हमने डिटरमिनेंट्स बनाया था, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब जैसे हमको इसमें कोफैक्टर ऑफ A1 लिखना है तो क्या करेंगे, -1 टू दी पावर, अब A1 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 + 1 और माइनर की वैल्यू लिख देंगे इसमें। तो माइनर कैसे, वही सेम मेथड, A1 वाले रो कॉलम को काट दो, तो क्या गया B2 C2 B3 C3, B2 C2 B3 C3, तो -1 टू दी पावर 2 प्लस हो जाता है, तो इसमें सेम आ जाएगा B2 C2 और B3 C3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, B2 C3 माइनस B3 C2। तो A1 का कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब कोफैक्टर लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जैसे माइनर लिखते वक्त हम लोग सिंबल M इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कैपिटल C यूज़ करते हैं, तो ये C11, जैसे माइनर में M11 लिखा था, यहाँ पे कैपिटल C11, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे 2-3 कोफैक्टर्स और बता रहे हैं। अब जैसे कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स फिर से लिखे दे रहे हैं, जिससे कैंसिल करने पे समझ में आएगा। अब ऐसे आपको लिखना है कोफैक्टर ऑफ C2,
तो C2 में क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर, अब C2 किस में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, 2 + 3। अब C2 वाले रो कॉलम को कट कर दो, ये कट कर दिया, तो कितना बचे, ये आ गया A1 B1 A3 B3। अब -1 टू द पावर 5 निगेटिव हो जाएगा, तो यह आ जाए A1 B3 -A3 B1। तो अब इसमें क्या हो गया, ये तो माइनर है हमारा, ये तो माइनर था हमारा और इसमें माइनस लग गया बाहर, तो अब की बार क्या हो गया, -A1 B3 -A3 प्लस A3 B1। इसको लिखेंगे हम लोग C फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये माइनस आ गया, तो इस वाले माइनर में और कोफैक्टर में नेगेटिव का डिफरेंस है। अब ऐसे एक हम कोफैक्टर एक और लिखते हैं, मान लो कोफैक्टर ऑफ, मान लिया हमने लिखा B3, तो B3 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, -1 टू दी पावर, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, और इसके बाद B3 वाले रो कॉलम को कट कर दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब B3 का फाइंड आउट करना है, तो B3 वाले रो कॉलम को कट कर दो, ये कट कर गया, तो अब इसमें जो बचा हुआ उसको लिख दो, तो A1 C1 A2 C2, फिर से वही माइनस हो जाएगा, -A1 C2 -A2 C1। ये माइनर था, अब की बार भी माइनस का अंतर आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ये थर्ड रो थी सेकंड कॉलम था, तो C32। तो ये हमारे पास माइनर और कोफैक्टर्स होते हैं। माइनर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, माइनर में कभी भी साइन नहीं आता। माइनर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा आएगा उसके बाहर कोई सिंबल नहीं लगाते, वो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो वैल्यू माइनर की होगी। और कोफैक्टर जो होता है वो विद साइन होता है हमेशा। तो जैसे अब हम लोग कहे थे हमेशा माइनर और कोफैक्टर में हमेशा फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस ले लेते हैं। ये साइन बने होते हैं, ये कोफैक्टर के साइन होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, यहाँ माइनर और कोफैक्टर में नेगेटिव का डिफरेंस होगा। अगर माइनर 2 है तो कोफैक्टर -2 होगा, अगर माइनर -2 है तो कोफैक्टर +2 होगा। ऐसे ही यहाँ पे कोफैक्टर माइनर सेम होंगे, यहाँ पे माइनर कोफैक्टर में नेगेटिव का डिफरेंस होगा। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, अगर कोफैक्टर माइनर की वैल्यू -5 है तो कोफैक्टर की वैल्यू +5 हो जाएगी, तो अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये सिंबल हमको याद रखना चाहिए, अल्टरनेट चलते हैं। ऐसे 2/2 में चलते हैं जो, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। तो जब हम लोग एग्जामिनेशन में वगैरह में यूज़ करते हैं तो सिंबल इसी से हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। हमें ये कोई नीड नहीं है कि हम इस सिंबल को बार बार -1 टू द पावर i + j लिख के करें। अगर हम डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे तो मना नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में कभी कोफैक्टर ही निकालने के लिए पूछा जाए केवल कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर बनाओ, तब फिर इस तरीके से ही लिखना चाहिए। क्योंकि अगर कोफैक्टर स्पेशली पूछा जा रहा है तो इसका मतलब वो फार्मूले से चाह रहे हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। अगर किसी जगह पे कोफैक्टर को यूज़ करना है, जैसे भी हम लोग इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स करेंगे, तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स करेंगे उसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। वहाँ बहुत सारे कोफैक्टर हर एक डिटरमिनेंट्स के निकालने पड़ेंगे मैट्रिसेस के, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है हम इस तरीके से करें। वहाँ पे हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट्स बना हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब डिटरमिनेंट्स क्या होता है, फर्स्ट रो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A1 लिखेंगे और फिर A1 का माइनर लिख देंगे, B2 C2 B3 C3। इसके बाद माइनस लिखेंगे B1, कोफैक्टर का साइन माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है इसलिए माइनस लगाया। अब B1 का माइनर लिख देंगे, A2 C2 A3 C3। इसके बाद लिखेंगे C1,
ऑफ C1 का फिर माइनर लिख देंगे। साइन हमने जो भी बताया था प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट बाय फर्स्ट रो। ऐसे ही अगर हमको कहा जाए कि एक्सपेंशन करो सेकंड रो से, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब सेकंड रो से करना है, तो सेकंड रो में क्या होगा, A2 B2 C2 लेंगे, तो अब यहाँ पे कोफैक्टर साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस A2 लिखेंगे और फिर A2 का माइनर लिख देंगे। तो A2 का माइनर क्या होगा, B1 C1 B3 C3। फिर लिखेंगे B2, अब B2 का माइनर A1 C1 A3 C3, फिर माइनस C2 और C2 का माइनर A1 B1 A3 B3। ये हमारा हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट बाय सेकंड रो। ऐसे हम लोग थर्ड रो के अबाउट कर सकते हैं, थर्ड रो के अबाउट कर लेना। अब सेम मेथड हम लोग कॉलम के अबाउट भी कर सकते हैं। अब जैसे इसी डिटर्मिनेट्स का हम फर्स्ट कॉलम के अबाउट करें, तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट मतलब हमको लेना है A1 A2 A3। तो क्या लिखेंगे, पहले A1 इसका कोफैक्टर प्लस होता है तो प्लस, और A1 का कोफैक्टर लिख देंगे और A1 का माइनर B2 C2 B3 C3। अब A2 का साइन माइनस होता है तो माइनस A2। अब A2 का कोफैक्टर और माइनर B1 C1 और B3 C3। अब A3 का फिर प्लस होता है तो A3 का B1 C1 B2 C2। तो हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट बाय फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेकंड कॉलम के अबाउट करना हो सेकंड कॉलम के अबाउट कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अबाउट करना है थर्ड कॉलम के अबाउट कर सकते हैं। तो कभी कभी डिटर्मिनेट्स में लिखा होता है किसके अबाउट करो, और अगर नहीं दिया गया होता तो नॉर्मली हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट करते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन हो तो जो मेंशन है उसके अबाउट करेंगे। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे एग्जांपल डिटर्मिनेट्स का लेंगे तो एक्सपेंशन से हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे एग्जांपल है इसका 2 3 5 -4 5 -2 -1 0 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हम अगर फर्स्ट रो के अबाउट करेंगे इसको, तो फर्स्ट रो के अबाउट करने पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, इसके बाद इसका माइनर लिख देंगे 5 -2 0 5, इसके बाद -3, फिर -3 का माइनर -4 -2 -1 5, इसके बाद 5 और 5 का माइनर -4 5 -1 0। अब इसको लिख दो 2, ये वैल्यू हो गई क्रॉस मल्टीप्लाइड 25 -0 -3 -20 -2 +5, ये 0 +5, ये वैल्यू कितनी हो गई 50, ये हो गई वैल्यू +66 और +25। तो दिस बिकम 141। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट 141। ये हमने फर्स्ट रो के अबाउट किया है। अब जैसे इसी डिटर्मिनेट्स का एक्सपेंशन हम सेकंड रो के अबाउट कर दें, तो सेकंड रो के अबाउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेट्स फिर से लिख रहे हैं 2 3 5 -4 5 -2 -1 0 5। अब इसको सेकंड रो के अबाउट कर रहे हैं, तो सेकंड रो में इसका कोफैक्टर साइन माइनस होता तो पहले माइनस लगा दिया,
-4। अब इसका माइनर लिख दिया -4 का, 3505। इसके बाद 5 वाले का प्लस होता है, 5 लिखा, इसका माइनर लिखेंगे तो 2 5 -1 5। इसके बाद माइनस वाले का फिर से माइनस होता है यहाँ पर, तो लिख दिया 2 3 -1 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो ये हो गया 4 15 -0 +5 10 +5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, +4 ये होगा 0 और +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 60 75 +12। यहाँ पे 2 था गई थे, तो ये हो गया 6, तो ये भी कैलकुलेट होकर 141 आ गया। तो हमने अभी इसको हमने सेकंड रो के अबाउट किया तो भी वही सेम आंसर आया। अब इसी डिटरमिनेंट्स को हम फर्स्ट कॉलम के अबाउट करके दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट करेंगे तो ये फिर से वही डिटरमिनेंट लिख दिया 2 3 5 -4 5 -2 -1 0 5। अब फर्स्ट कॉलम के अबाउट करना, तो पहले लिखा 2 का कोफैक्टर लिख दिया, 5 -2 0 5। इसके बाद फर्स्ट कॉलम से कहते हैं तो सेकंड एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस पहले लगा दिया यहाँ पर, और -4 का कोफैक्टर लिखा, तो -4 का कोफैक्टर कितना होगा 3 5 0 5। फिर -1 का कोफैक्टर लिखा, इसका साइन प्लस होता है, तो इसका कितना आ गया 3 5 5 -2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 ये हो गया 25 -0, ये +4 15 -0 -1 था ये, तो माइनस, और ये हो गया -6 -25, तो ये कितना हुआ 50 + 60 + 31। इसको ऐड करेंगे 141। तो हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट रो के अबाउट किया, फिर सेकंड रो के अबाउट किया, फिर फर्स्ट कॉलम के अबाउट किया। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये वैल्यू हमारी, तो अगर जैसे कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंडिंग सेकंड रो, तो सेकंड रो से कर दो, या अगर सेकंड कॉलम का या सेकंड कॉलम से कर देना, बस कोफैक्टर का ध्यान रखना। अगर सेकंड कॉलम पूछा जाए तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो जो दिया गया उसके अकॉर्डिंगली लिखना। अब इसके बाद मैट्रिसेस में सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, is singular if its determinates value is 0, and non-singular if determinates value इज़ नॉट 0। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर नॉट 0 के बराबर होती है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। जैसे डिटरमिनेंट्स अभी हमने लिखा था, अगर इसी को मैट्रिक्स बना दें तो ये मैट्रिक्स जो होगी वो नॉन सिंगुलर होगी। जैसे ये डिटरमिनेंट्स निकाला था, लिखा था अभी, इसी को मैट्रिक्स बना दें, इसको मैट्रिक्स कर दें, तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू आई थी 141, डिटरमिनेंट्स वैल्यू 141 आई थी। तो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो सिंपल सा डिटरमिनेंट्स वैल्यू देखते हैं। अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स वैल्यू नॉन 0 के बराबर आ रही है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल कर रहे हैं।
for what value of x, for what value of x the matrix, for what value of x the matrix is singular, is singular। तो सिंपल सा करना क्या है, इसके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू को जीरो कर दो। फॉर सिंगुलर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बनाओ, इसको जीरो के बराबर कर दो। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है और जीरो के बराबर करनी है, जैसे अभी एक्सपेंशन बताया था, एक्सपेंशन करो उसको जीरो करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 1, इसका कोफैक्टर लिख देंगे 2, 1, 2 -3, इसके बाद लिखेंगे -2, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा 1, 1 x -3, इसके बाद 3, 1, 2 x2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा सॉल्व करोगे तो ये आएगा -6 -2 +2 तो -3 -x +3 तो 2 माइनस, ये हो गया -8, ये हो गया -6 -2x +6 -6x, ये हो गया -8x -8 इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर मैट्रिक्स दिए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू को जीरो करना है। अब एक दो डिटर्मिनेंट के सिंपल से एप्लीकेशन बताए दे रहे हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। if points are collinear, then x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to 0। और एक फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 is x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 5, 4 -2, 4 and 2, -6। ये वर्टिसेस दिए हैं, तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखना है 1/2 पॉइंट रख दो इसमें,
5 4 1 माइनस 2 4 1 2 माइनस 6 1। एक्सपेंड कर दो इसको 1/2 5 4 1 माइनस 6 1 माइनस 4 तो माइनस 2 1 2 1 प्लस 1 तो माइनस 2 4 2 माइनस 6। ये हो गया 1/2 5 4 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 12 माइनस 8। इट इज़ 1/2 50 प्लस 16 प्लस 4। It is 35 square unit. For what value of lambda? For what value of lambda? For what value of lambda the points 2, -3 lambda, -1 and 0, 4 are collinear. मेथड बहुत सारे होते हैं कोलिनियर फाइंड आउट। कोलिनियर के स्लोप से भी हम लोग कर सकते हैं, एरिया से कर सकते हैं, इसके बाद दो पॉइंट से लाइन निकाल दें और उसमें तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करा दें। लेकिन यहाँ डिटर्मिनेट्स पढ़ाना है इसलिए डिटर्मिनेट्स वाले मेथड से कर रहे हैं। 2 -3 1 लैम्डा -1 1 0 4 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 -1 1 4 1 -3 लैम्डा 1 0 1 -1 और +1 लैम्डा -1 0 4। ये हो गया 2 -1 -4 +3 लैम्डा -0 +1 4 लैम्डा -0। तो हो गया -10 +3 लैम्डा +4 लैम्डा -10 +7 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। Last example of this session is find the equation of the line. Find the equation of the line find the equation of the line passing through 1, 2 and 3, 6 1, 2 and 3, 6 1, 2 and 3, 6। तो फार्मूला भी बताया, फार्मूला में लगा तो x y 1 1 2 1 3 6 1। डिटर्मिनेट्स वाले मेथड से कर रहा है इसलिए डिटर्मिनेट से कर रहा है। अदरवाइज इसका फार्मूला सिंपल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। लेकिन यहाँ डिटर्मिनेट्स कर रहा है इसलिए डिटर्मिनेट से किए दे रहे हैं। x 2 1 6 1 माइनस y 1 1 3 1 प्लस 1 1 2 3 6। ये हो गया 2 - 6 माइनस y 1 - 3 प्लस 1 6 - 6। तो हो गया -4x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0 या 2y इज इक्वल टू 4x या y इज इक्वल टू
2x। इसमें डिटरमिनेट्स के हमने बहुत बेसिक एक्सपेंशन वगैरह किया हुआ है जो हमको इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में नीड पड़ेगी। जो डिटरमिनेट्स के प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन हैं वो हमारा एक वीडियो सेशन अलग होगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन को करना एक तरीका और उसके एग्जांपल्स बताएंगे। हमारा जो मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो एडजॉइंट एंड इन्वर्स के ऊपर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें इन्वर्स और एडजॉइंट दोनों की ज़रूरत पड़ती है।